नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और जैसा आप देख सकते हैं प्रोफेसर अभय दुबे साहब हमारे साथ हैं और इस हफ्ते की जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें जो दिखता है और नेता जो पर्दे के पीछे बातें करते हैं उसमें कितना फर्क होता है। सर, जो सबसे बड़ी एक उलझन है वो महाराष्ट्र में है। 26 तारीख से वहां पे विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। रिजल्ट आ गया था 23 को और आज 3 दिसंबर है, लेकिन अभी तक वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा आज सुबह तक नहीं घोषित हो सका था। उधर शिंदे जी जो पहले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो जो मोदी जी और अमित शाह जी कहेंगे वो मुझे मंजूर होगा, और फिर वो चुपचाप अपने गांव निकल गए। लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, जनता तो मुझे चाहती है और मेरे ही जो अच्छे काम थे 2.5 साल के लाडकी बहन योजना में, उसकी वजह से आप सरकार आई। विधायक ज्यादा आपके हैं तो क्या हुआ, आप लड़े ज्यादा थे इसलिए आपकी आई है। स्ट्राइक रेट मेरे अच्छा है तो मुझे ही बनना चाहिए। और अगर वो नहीं मान रहे तो डिप्टी सीएम तो नहीं मान रहे, वो होम जैसा इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट मांग रहे हैं, गृह मंत्रालय। तो ये सब जो उलझन भाजपा की है, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, इसके पीछे कुछ बातें हैं जिनका सिलसिलेवार जिक्र करना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में नेता कौन होता है। नेता वो होता है जिसको जनता चाहती है, वो नेता होता है। या नेता वो होता है जिसको विधायक चाहते हैं। या नेता वो होता है जिसको आला कमान चाहता है। वस्तुस्थिति ये है, ये इंदिरा गांधी ने सवाल उठाया था। इंदिरा गांधी जनता से सीधे संवाद करने में विश्वास करती थी। वो पार्टी के जरिए या लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए जनता से संवाद नहीं करती थी। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत में कई मुख्य प्रधानमंत्री हुए हैं। देवगौड़ा प्रधानमंत्री हुए हैं, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री हुए हैं, नरसिंह राव प्रधानमंत्री हुए हैं। ये लोग नहीं कह सकते थे कि जनता हमें चाहती थी कि प्रधानमंत्री बने। ये लोग जो लोकतंत्र में सत्ता पाने की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के जरिए प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, अब फडणवीस का दावा यह है कि जनता उन्हें चाहती है। वो केवल ये नहीं, फडणवीस ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा विधायक हैं। न फडणवीस केवल ये दावा कर रहे हैं कि हमारा आला कमान भी हमें बनाना चाहता है। जो फडणवीस का भी कहना यह है कि जनता हमें चाहती है क्योंकि हमने ही ये पूरी जीत जो है हमारी डिजाइन की गई जीत है। इस जीत के असली डिजाइनर, इसके सूत्रधार, कर्ता धर्ता हम ही हैं। इसके मुकाबले शिंदे ने दावा पेश किया है कि नहीं, जनता हमें चाहती है। विधायक आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, आपके हो सकता है आपके आला कमान ने आपको चुन लिया हो। एक तो ये पहलू है, इसकी ऊपर गौर करने की जरूरत है। दूसरा पहलू यह है कि भाजपा का आला कमान पूरी तरीके से अभी तक विश्वस्त नहीं हो पाया है कि फडणवीस मुख्यमंत्री पद पर सही उम्मीदवार होंगे। उसके बाद दूसरा उम्मीदवार भी नहीं है। फडणवीस को ही बनाएगा, अंततः तकरीबन बना ही दिया है फडणवीस को। लेकिन फडणवीस को शिंदे ने जो बीच में दिक्कतें पैदा की, उससे भाजपा आला कमान को मौका भी मिल गया इस सवाल के ऊपर ज्यादा गहराई से और विभिन्न कोणों से विचार करने का। वो ये है जैसे कि उन्होंने विनोद तावड़े और राव साहब दानवे जैसे अपने जो दूसरे नेता हैं, उनको बुला के पूछा कि फडणवीस को अगर हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसके क्या क्या फायदे नुकसान हैं, इसका एक आकलन करके बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये इतना, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए चुनाव में प्रचार किया गया कि देवा भाऊ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के मामले में अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान थोड़ा सा उसमें दुविधा आ गई। उसके अंदर दुविधा ये, उसमें उसके पहलू हैं, व्यवहारिक राजनीतिक पहलू हैं। जैसे कि अभी बीएमसी का, बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होगा, वहां पर उद्धव ठाकरे का कब्जा है। फिर उसको क्या ये जीत पाएंगे? एकनाथ शिंदे की गैर मौजूदगी में अगर एकनाथ शिंदे असहयोग करते हैं, मतलब खुला नहीं असहयोग, तो गुप्त असहयोग भी हो सकता है, अघोषित असहयोग भी हो सकता है। असहयोग करते हैं तो क्या बीएनपी जीत पाएंगे? दूसरा, भले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी हार गई हो, लेकिन बंबई में क्या रिजल्ट रहा? बंबई में 20 सीटें हैं, 20 में से 10 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जीती हैं जी। यानी बंबई में उनका जो क्लाउड है, उनका रुतबा है, वो कम नहीं हुआ है उद्धव ठाकरे का। दूसरा ये है, मनोज जरांगे पाटिल जो शरद पवार का बंदा है, जिसने मराठा आरक्षण आंदोलन चलाया, वो भी एकनाथ शिंदे को लेकर बहुत नरम था। वो उसकी नाराजगी तो फडणवीस के खिलाफ थी। वो फडणवीस को लगातार
अनाप शनाप कहता रहता है और उल्टी सीधी बातें उन्होंने कही फडणवीस के लिए। एकनाथ शिंदे से तो उसकी पटती थी उसकी। तो एकनाथ शिंदे एक मजबूत मराठा चेहरे के तौर पर उभरे हैं। उनका दावा यह है कि अब वो शरद पवार के बराबर के कद के मराठा नेता हो गए हैं। तो एकनाथ शिंदे को नाराज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है, उसका बहुत नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। सवाल केवल इस चुनाव की जीतने के नहीं है, आगे भी चुनाव जीतने हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, बीएनपी का भी चुनाव लड़ना है, कई सारे काम करने हैं। सब कुछ देख के बनाया जाता है। इसके बावजूद मैं अभी मानता हूं कि मुख्यमंत्री फडणवीस ही बनेंगे। मेरे ख्याल से आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख को उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी, 5 तारीख को वो शपथ ले लेंगे और अकेले मुख्यमंत्री के तौर पर भी शपथ ले सकते हैं। बाद में मंत्रिमंडल बनाने के बारे में समझौता वार्ताएं होती रहेंगी दोनों के बीच में, किसको क्या मिला किसको क्या ना मिला, जिसकी ऊपर बात अटकी हुई है। लेकिन ये दावा जो है एकनाथ शिंदे का कि जनता मुझे चाहती है, एक महत्वपूर्ण दावा है और ये दावा अभी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी गूंजता रहेगा। मुख्यमंत्री बन जाने के बावजूद भी फडणवीस के कानों में शिंदे की चुनौती गूंजती रहेगी कि जनता तुम्हें नहीं चाहती है, जनता मुझे चाहती है। नहीं सर, शिंदे जी का जो तर्क है उसमें एक बात तो दम है कि वो एक मराठा चेहरे हैं और मराठाओं का वोट खूब मिला है, डिस्पाइट कि बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी नाराजगी थी। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा आगे करने के बाद भी आरएसएस बैक्ड चेहरा, मराठाओं का वोट मिला है। तो वो तो दम है वो शिंदे का कि भाई वो उनके पास मराठा वोट तो उनकी वजह से आए हैं जरूर। लेकिन क्या सर शिंदे का के लिए बेटर ऑप्शन ये नहीं है कि वो वापस अपने घर चले जाए, उद्धव ठाकरे के साथ फिर से मजबूत एक संगठन अपना बनाए? क्योंकि भाजपा तो एज यूजुअल फिर से अपने अलाइज को यूज करके फेंक ही देगी। ये इम्पॉसिबल, ये उनके लिए असंभव है, ये नामुमकिन है बात। उसकी वजह यह है कि अगर वो दोबारा शिवसेना में शामिल होंगे तो उनके और उद्धव ठाकरे के बीच में नेतृत्व की प्रतियोगिता होगी। वो तो उनकी आत्म छवि तो बहुत बड़ी हो गई है ना शिंदे की, और नहीं जाहिर है उन्होंने कामयाबी हासिल की है काफी। जी, जो छवि बाला साहब की थी वो उस पद को या उस रोल में उद्धव ठाकरे आ जाएं और जनता का फेस शिंदे जी रहें। नहीं, उद्धव ठाकरे असल में उस रोल में आने की स्थिति में नहीं है। उद्धव ठाकरे उन नेताओं में से नहीं है जो कि रिमोट कंट्रोल से सत्ता चलाए, उन्हें खुद सत्ता चाहिए। उद्धव ठाकरे खुद सत्ता चाहिए। वो पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनसे मुख्यमंत्री पद छीना गया है। वो तो उस रोल में कभी थे ही नहीं, अपने पिता वाले रोल में कभी थे ही नहीं। पिता ने तो कभी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ही नहीं की, वो तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। वो तो साफ कहते थे मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री हैं और मैं अपने हिसाब से इनको चलाता हूं, और इस बात को कहने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी। तो उद्धव ठाकरे उनके बेटे जरूर हैं, लेकिन वो बाल ठाकरे जैसे नहीं है। बाल ठाकरे जैसे राज ठाकरे कुछ हो सकते थे, लेकिन राज ठाकरे की शख्सियत में और प्रभाव में भी जब से वो पार्टी से अलग हुए हैं और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई है, तब से उसमें भी बहुत गिरावट आ गई है। वो अपने बेटे को भी चुनाव नहीं जिता पाए, जबकि उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं वो अब एक चले हुए कारतूस की तरह है। वो उनका रेवेन्यू मॉडल है, वो बाकी और धंधों में रहते हैं, वसूली और इस टाइप के रेवेन्यू जनरेशन वो ज्यादा रहती है। लेकिन राजनीति में उनकी जो प्रभावकारिता है वो लगातार घटती जा रही है, वो एफिकेसी नहीं रह गई है उनकी। तो अब बाल ठाकरे वाला जमाना चला गया। सबको सीधे सीधे सत्ता चाहिए, सबके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। सब क्यों सीधे सीधे महाराष्ट्र बहुत ही जैसे कहते हैं नहीं कि वो बहुत ही फायदेमंद, आर्थिक रूप से बहुत ही फायदेमंद प्रांत है, जो जिसके हाथ में सत्ता रहती है उसकी बल्ले बल्ले होती है हर तरीके से। बिल्कुल नहीं। अब एकनाथ शिंदे के सामने ये तो इसके सामने चुनौती है, फडणवीस के सामने चुनौती है कि एकनाथ शिंदे के सरकार में रहते हुए वो अपने प्रभुत्व को कैसे कायम करें। फिर शिंदे उनके प्रभुत्व को लगातार चुनौती देते रहेंगे, उनके प्रभुत्व में लगातार कटौती होती रहेगी। ये जो महायुति की सरकार चलेगी, इसके अंदर एक शीत युद्ध हमेशा छिड़ा रहेगा, ये शीत युद्ध कभी भी बंद नहीं होगा। दूसरी तरफ शिंदे के सामने चुनौती यह है कि वो ऐसे मौके की तलाश करेंगे जब वो फिर से मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के साथ छीन पाए। अब उन्हें उस अपनी जो गलती का एहसास हो रहा होगा, क्यों अमित शाह की धमकी में वो आ गए और उन्होंने भाजपा को 148 सीटें लड़ने की इजाजत दे दी, उस पर सहमति दे दी। गलती तो उनकी वहां से हो गई भाई। अगर वो कहते भाई 148 और हमारे बीच में तो बहुत फर्क है, इतना नहीं, भाजपा थोड़ी बड़ी पार्टी है तो 5-10 सीटें ज्यादा ले ले,
10-15 सीटें ज्यादा ले लेकिन भाजपा ने बहुत ज्यादा सीटें लड़ी जी तो वो गलती तो उनको वहां से हो गई। नहीं सर, एक आखिरी सवाल महाराष्ट्र पर करके फिर हम लोग दूसरी बात करेंगे। अब हमें ये मान लेना चाहिए कि भाजपा जो शिवसेना की उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में घुसी थी, छोटा भाई छोटा पार्टनर बन के घुसी थी, अब उसका प्रभुत्व इतना है कि अगले 10 20 25 सालों के लिए वहां की वो सबसे बड़ी फोर्स रहेगी। बीएमसी भी वो जैसे तैसे लगता है जीत ही लेंगे। नहीं, और निश्चित अब रूप से उन्होंने वो पहले नंबर की ताकत हो इसके लिए शिवसेना को बर्बाद करना उनके लिए जरूरी था, एकतावत। जी वो उन्होंने शिवसेना को बर्बाद कर दिया, शिवसेना के 2 टुकड़े किए, एक शिवसेना ताकतवर हो गई, दूसरी शिवसेना लंगड़ी हो गई उद्धव ठाकरे की। लेकिन अभी भी दोनों पैर उसके नहीं कटे हैं, एक पैर तो अभी मुंबई में उद्धव ठाकरे मजबूत हैं, इसलिए एकनाथ शिंदे का भी महत्व बना हुआ है। जिस दिन मुंबई में भी उद्धव ठाकरे कमजोर हो जाएंगे उस दिन भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच में टक्कर होगी बीएनपी पे कब्जे के लिए। आपको ध्यान कीजिए, पिछली बार जब बीएनपी के अलग अलग इन लोगों ने चुनाव लड़े थे तो भाजपा ने उसमें खराब प्रदर्शन नहीं किया था जी। भाजपा की शायद 1 या 2 सीटें, कुछ बहुत ही कम फर्क था शिवसेना में, मतलब एकताबद्ध शिवसेना, यूनाइटेड शिवसेना में और भाजपा के बीच में जो अंतर था काउंसिलर्स के जीतने का, वो ना के बराबर अंतर था। उसमें भाजपा ने निर्णय लिया था कि वो उद्धव ठाकरे को बीएनपी पे कब्जा कर लेने देगी, ताकि वो सोचती थी कि आगे सरकार बनाने में इनके साथ मदद मिलेगी। तो उद्धव ठाकरे ने क्या किया, उन्होंने बीएनपी भी कब्जा कर लिया और बाद में मुख्यमंत्री पद पे भी अपना दावा ठोक दिया उन्होंने जी। तो इसका भाजपा को बहुत बुरा लगा। जी सर, एक और पावरफुल आदमी है देश में, उनका नाम है अडानी जी, और उनकी वजह से पिछले हफ्ते की पार्लियामेंट जो है वो नहीं चली। फाइनली अब आज ये खबर आई कि नहीं, डेडलॉक टूट गया है, दोनों पक्ष राजी हो गए हैं। उसके लक्षण मिलने शुरू हो गए थे पिछले 2-4 दिनों में, जब पहले ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं नहीं इतना दिन तक पार्लियामेंट रोकना ठीक नहीं है, और फिर परसों ये खबर आई कि नहीं, अब तो कांग्रेस के अंदर से भी आवाजें उठ रही कि हमें इतना ज्यादा गतिरोध नहीं उत्पन्न करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए अडानी का इशू, अब देखा जाएगा। वो सर अडानी जी क्या, सरकार तो मान लीजिए वो सुपर सरकार है ही, अब वो विपक्ष और बाकी इंडिया गठबंधन के लोगों को मैनेज करने में सफल हो रहे हैं कि अब पार्लियामेंट चल रही है, चलेगी, और अडानी की छोड़ के बाकी सब पे चर्चा कर लिया, आप संभल कर लिए, मणिपुर कर लीजिए, संविधान। अडानी बहुत ही भारतीय राजनीति में और भारतीय जो कारपोरेट पॉलिटिक्स है उसमें अडानी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मेरे ख्याल से वो धीरू भाई अंबानी ने सत्ता के साथ संबंधों का जो एक समीकरण 80 के दशक में स्थापित किया था, अडानी सत्ता के साथ संबंधों के उस समीकरण के लिहाज से बहुत आगे जा चुके हैं। अब वो बात नहीं रही। मुकेश अंबानी ने भी समीकरण को सुधारा और ज्यादा ताकत, सत्ता के साथ संबंधों में ताकत बढ़ती, लेकिन अडानी और मोदी की जो जोड़ी है वो क्रोनी कैपिटलिज्म की प्रतीक बन चुकी है। और उसका एक कारण है, उस कारण को समझने, उसका एक आर्थिक कारण है। ऐसा नहीं है कि मोदी को अडानी बहुत प्रिय है या गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों के बीच में अच्छी जुगलबंदी रही है, ये सारे कारण तो हैं ही। उसका एक संरचनात्मक, एक स्ट्रक्चरल रीजन है, उसको समझने की जरूरत है। वो ये है कि अडानी जिस तरह के उद्योग व्यापार में है, वो उद्योग व्यापार की प्रकृति ऐसी है कि वो बिना सरकारी सहयोग के वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो इंफ्रास्ट्रक्चरल कारपोरेट हैं, उनका घराना इंफ्रास्ट्रक्चरल कारपोरेट है और वो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रवृत्ति ग्लोबल है। वो भारत में सीमित नहीं रह सकता। जैसे कि जियो, जैसे अंबानी का जियो है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो भारत के बाहर अपना कनेक्शन बेचे, वो भारत में ही कनेक्शन बेचते रहेंगे। उन्होंने मान लीजिए फिलामेंट यार्न बनाया, बिमल लॉन्च किया, तो वो बिमल के कपड़े यूरोप में बिके, ये कोई आवश्यक नहीं है, या मलेशिया में बिके, कोई आवश्यक नहीं है, भारत में ही रहेंगे वो। लेकिन अडानी का क्या है कि अडानी को अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपिटलिस्ट बनना है, दुनिया का बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट बनना है, तो उनको ग्लोबल पैमाने पर न केवल प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, अपनी पूंजी भी ग्लोबल पैमाने पर उगानी पड़ेगी। तो ग्लोबल पैमाने पर पूंजी उगाने के लिए जरूरी है कि उसे भारत सरकार का सक्रिय सहयोग मिले, जो नरेंद्र मोदी के रूप में उनको प्राप्त है, पहले से प्राप्त है, गुजरात के मुख्यमंत्री। और उसी तरीके से, उसी पद्धति के आधार पर वो तमाम मुख्यमंत्रियों का सहयोग भी गोलबंद करते हैं अपने साथ में। वो किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हों, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो अमेरिका में उनके ऊपर इंडाइटमेंट हुआ है, अमेरिका में उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है, तो गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को ही उन्होंने पटाया, फुसलाया यहाँ पे, उन सरकारों को सब जगह।
देखिए, कोई अदानी के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता। विपक्ष में रह के अदानी के विरोध में कोई कितनी भी बात कर ले, सत्ता में आने के बाद में कोई अदानी के पास नहीं आना। तो अदानी उनके यहाँ टेक्नो पार्क बनाएंगे, उनके यहाँ फ्लाईओवर्स बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं जो हैं वो अदानी उनके लिए बनाएंगे। वो और कहां से होगा? अदानी किसी मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हम आपके यहाँ 2000 करोड़ रुपए निवेश करना चाहते हैं, क्या मैं मुख्यमंत्री होऊंगा तो क्या मना कर दूंगा कि नहीं? ये केवल प्रतीकार। जैसे अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या किया, उन्होंने अदानी ने किसी, मैं ध्यान भूल रहा हूं संस्था को, उसको 100 करोड़ रुपए का डोनेशन देने का वायदा किया था। उन्होंने पत्र लिख के कहा कि हम आपका 100 करोड़ का डोनेशन नहीं लेंगे क्योंकि आपके खिलाफ अमेरिका में इंडैक्टमेंट हुआ है। तो इस तरीके से करके उन्होंने ये एक प्रतीकात्मक है। 100 करोड़ कुछ भी नहीं होता है, वो सांकेतिक प्रतीकात्मक है मुझे। लेकिन अगर वो 1000 करोड़ रुपए का तेलंगाना में निवेश करना चाहेंगे तो रेवंत रेड्डी मना तो ना कर देंगे उसके लिए? नहीं तो दोनों हाथों स्वागत करेंगे। तो देखिए, अदानी बहुत बड़ी चीज बन चुके हैं। और जैसा कि कुछ अर्थशास्त्रियों का मैंने पढ़ा, मैं उनके तर्क से सहमत हूं कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए चीन जो है पूरे एशिया में अपना रुतबा कायम करना चाहता है, वो दरअसल बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का ही प्रोजेक्ट है। अगर भारत उस बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के मुकाबले कुछ खड़ा करना चाहता है अपना चीन के साथ प्रतियोगिता करने में, तो वो कैसे खड़ा करेगा? भारत ने, नरेंद्र मोदी की सरकार उसके मुकाबले अदानी को खड़ा करके वो काम करना चाहती है। तो अदानी की अमेरिका में इंडैक्टमेंट होने से जो साख गिरी है, और दुनिया भर में इनके जो प्रोजेक्ट, कीनिया ने प्रोजेक्ट फेंक दिया इनका, बांग्लादेश ने कहा कि भाई बिजली हमें बहुत कम चाहिए, ना कि आज ही अखबार में खबर छपी है, इतनी बिजली हमें नहीं चाहिए जितनी आप जबरदस्ती हमें दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए बिजली है। श्रीलंका में इनके खिलाफ जांच है। तो ये अफ्रीका में जो कदम बढ़ाना चाहते थे वो इनके गड़बड़ा गए हैं। अब अमेरिका से पैसा भी नहीं उगा सकते, उन्होंने अपना बॉन्ड भी वहां से वापस ले लिया है। तो ये जो धक्का लगा है, ये पूरी रणनीति थी जो अदानी के जरिए बनाई जा रही थी, इस रणनीति को लगा धक्का है। और ये धक्का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को लगा धक्का है, और भारत के कारपोरेट जगत की साख को लगा धक्का है। तो आप सर मानते हैं कि राहुल गांधी जो मुहिम चला रहे हैं उसमें वो कुछ हद तक सफल हो पाए हैं, कि भले ही पार्लियामेंट चर्चा न हो रही हो, लेकिन जो इंटरनेशनली वो जो झटका दे रहे हैं उनको, उसमें राहुल गांधी का प्रयास कुछ रंग ला रहा है? देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ मुहिम चलाना बहुत जरूरी है जी भाई। जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी की अगर आप गिनती, उंगलियों पर गिनती करें, नरेंद्र मोदी की ताकत के मुख्य स्रोत क्या है? नरेंद्र मोदी की ताकत का एक स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उनकी ताकत का दूसरा स्रोत है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो काफी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं से भरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कहने में कोई नहीं। और तीसरा उनका बड़ा स्रोत यह है कि वो कारपोरेट सेक्टर के डार्लिंग हैं। मतलब कारपोरेट सेक्टर उन्हें बहुत लगता है यही व्यक्ति है जो हमारी उसको आगे बढ़ाएगा। ये 3 बड़े स्रोत हैं। अच्छा, अब कांग्रेस सत्ता में कैसे आएगी? कांग्रेस के पास इतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं, जो एक जमाने में बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब वो उसका क्षय हो गया है। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस कारपोरेट सेक्टर में मतभेद पैदा कर सकती है, फांक पैदा कर सकती है, और कारपोरेट सेक्टर के एक बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच सकती है। इसका पहला संकेत तब मिला था जबकि कांग्रेस ने बहुमत छीन लिया भारतीय जनता पार्टी से जी, और अडवाणी साहब और जो अंबानी साहब जो हैं अपने बेटे की शादी का निमंत्रण लेके सोनिया गांधी घर पहुंच गए। जब लड़की की शादी हुई तब तो नहीं गए थे निमंत्रण लेके। वो इस बात का पहला संकेत था कि कारपोरेट सेक्टर में फांक पड़ रही है। अगर जितना वो अदानी के ऊपर हमला करेंगे राहुल गांधी, उतना ही कारपोरेट सेक्टर में उनके प्रति हमदर्दी पैदा होगी, क्योंकि अदानी के उभार ने बाकी लोगों को पीछे कर दिया है ना। अदानी के उभार ने बाकी लोगों को पीछे कर दिया है। अब इतना, और खासतौर से अगर ऊपर के 5 छोड़ दिए जाएं, तो वो रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने साफ कहा है कि पहले 5 जो बड़े पूंजीपति हैं उनको छोड़ दिया जाए। पहले 5 कौन कौन हो गए? अदानी, अंबानी, आदित्य बिरला, टाटा और सुनील भारती यानी भारती एयरटेल। ये 5 को छोड़ दिया जाए तो 6 से लेकर 10 जो देश के बड़े पूंजीपति हैं, उन बड़े पूंजीपतियों को इस बात पे बहुत आपत्ति है कि अदानी को इतना ज्यादा प्राथमिकता प्राप्त हो रही है। तो वो राहुल गांधी
और उनके नेतृत्व में कांग्रेस भारत के कारपोरेट जगत की हमदर्दी जीतना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में भी लेख लिखा था। वो जी, उसमें उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी ने अपनी गलती भी लेख में स्वीकार की थी कि अभी तक मैं ये काम कर रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि कारपोरेट जगत में देखिए आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अब मैं चूंकि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो मैं आपके साथ भी खड़ा रहूंगा। यही सब लिखा है उन्होंने उस लेख में। जी, जी, तो राहुल गांधी का ऐसा नहीं, राहुल गांधी जानते हैं कि अदानी का मसला जनता में बहुत लोकप्रिय नहीं होगा, आम लोगों में। वो तब लोकप्रिय हो सकता है कि किसी तरीके से वो स्थापित कर दें कि इसमें नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार किया है। तो वो भ्रष्टाचार अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। मतलब तथ्यात्मक दृष्टि से वो बात, जैसे बुफर से भ्रष्टाचार स्थापित हो गया था या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अंदर कोल स्कैम वाली चीजें जनता के बीच में लोकप्रिय हो गई थी, वैसा नहीं हो पाया अभी तक। या राफेल में भी वैसा नहीं हो पाया था। तो जब तक ये स्थापित नहीं होगा उसका उन्हें सीधे राजनीतिक लाभ नहीं होगा। लोग ये कहना शुरू नहीं, अभी लोग ये तो कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी फेंकते हैं, लोग ये नहीं मानते हैं नरेंद्र मोदी चोर है। जी, फेंकू है लेकिन चोर नहीं है। तो वो चीज राहुल गांधी अभी स्थापित करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस हमले के जरिए वो कारपोरेट सेक्टर को मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि भाई हम भी हैं, हमारी टोकरी में भी कुछ अंडे रखिए अपने। जी, एक सर आखिरी सवाल और है। उत्तर प्रदेश चूंकि इतना बड़ा राज्य है और अब यहाँ से 2 साल बाद, 2.25 साल के बाद यहाँ पे चुनाव होने हैं। संभल में सर जो हो रहा है उसको मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, किस ढंग से वहां पे सेम डे ऑर्डर करा करके एक फसाद खड़ा किया गया, 4-5 लोगों की जान गई वहां पे। मैं सर दूसरी तरह से देख रहा हूँ कि एक तो क्या है कि चुनाव की तैयारी तो है ही है और बीजेपी इसको चाहेगी कि वो पोलराइज करे हिंदू वोट्स को। क्या ये मोदी जी के बाद एक जो हिंदुत्ववादी फेस योगी आदित्यनाथ का है, उसको उस रेस में और तेज होना चाहते हैं वो कि अमित शाह के मुकाबले मुझे ज्यादा कट्टर हिंदू और भगवा पहनता हूं मैं, इतना मैं बवाल कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा हिंदू। मैंने पिछले जो 4 जून को नतीजा आया था उसके बाद से जो घटनाक्रम आगे बढ़ा है उससे मैंने कुछ सीखा है और मैं अपने शिक्षा जो प्राप्त की है वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और वो शिक्षा ये है कि हम लोगों में ये आदत बहुत पड़ गई है कि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोदी और योगी और अमित शाह, इन सब लोगों के बीच में जो काटफांस अंदर चलती रहती है उसको हम लोग बहुत ज्यादा महत्व देने लगे। क्योंकि पत्रकार के तौर पर, समीक्षक के तौर पर हमको लगता है कि इसमें जायका भी बहुत अच्छा है, मसाला भी अच्छा है और इससे हम लोग जो मौजूदा सरकारी निजाम है उसको हम लोग डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत देखा कि भाई अमित शाह ये नहीं चाहते हैं, योगी जी ये नहीं चाहते हैं, योगी जी इनकी प्रतियोगिता में ये। मैं इन बातों को गलत नहीं कह रहा हूं, ये सारे अंतर्विरोध हैं, ये सारी काटफांस है और ये कभी कभी बहुत ज्यादा मुखर हो जाती है। जैसी जीत लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बहुत ज्यादा मुखर हो गई थी, जब वो जांच कमेटी बना के जांच वगैरह चल रही तो बहुत ज्यादा मुखर थी। लेकिन इन सब के ऊपर इन लोगों के बीच में एक बुनियादी एकता भी है। उस बुनियादी एकता को हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो एक हिंदुत्ववादी बुनियादी एकता है कि हिंदू राजनीतिक एकता पूरे देश में स्थापित करनी है। जहां जहां नहीं स्थापित हो पाई है वहां भी स्थापित करनी है और जहां स्थापित कमजोर हुई है उसको मजबूत करना है। 4 जून के नतीजों से उन्होंने सबक ये सीखा कि ये एकता, इसको बहुत मजबूत मानते थे, इतनी मजबूत नहीं है। ये काफी भंगुर, मतलब दुर्बल एक, कभी भी टूट सकती है एकता। ये उसको कैसे और मजबूत किया जाए इसमें सब लोग लगे हुए हैं। इसमें मैं नहीं मानता हूं कि संभल में जो हुआ उसके ऊपर कोई मोदी को आपत्ति है या अमित शाह को उसके ऊपर आपत्ति है। इन लोगों को आपत्ति नहीं है। इन लोगों को मेरे ख्याल से ये सब लोग संभल जैसा पैटर्न जो है दूसरी जगहों पर भी घटित किया जाएगा और तैयारियां और तेज होगा ये अभी, और तेज होगा। ये लोग 90 के दशक की राजनीति को वापस लाएंगे, भले ही थोड़े दिनों के लिए वापस लाएं, ताकि पूरे माहौल में सांप्रदायिकता हो। इसको मैं इस तरह कहता हूं, पहले लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का जमाना था, अब इसको जो हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में शिफ्ट करेंगे इसको। जी हाँ, ये और इसमें लगे हुए हैं पूरी तरह। ये उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद निजी बातचीत में कहना शुरू कर दिया था कि हम जबरदस्त रूप से, और वो होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इसमें सब भाई, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री साफ कह रहा है कि दंगा होना है तो हो जाए, एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए। जो सत्ता में है पिछले 7-8 साल से, वो ऐसी बात नहीं बोलता है आमतौर पर। जी, इसका मतलब यह है कि बहुत ही खुल के बोलने की उनको इजाजत दी गई है
और इसी बात को तरह तरह से दूसरे लोग भी अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से कह रहे हैं, और वो ये कर भी रहे हैं सब जगह, और ऐसा सब जगह होगा। अभी ये संभल जब ठंडा होगा, कोई देखना कोई दूसरा मुकाम तो आग भड़क जाएगी या भड़का दी जाएगी आग, और उसकी तैयारियां शुरू हो गई। अजमेर का नाम ले रहे हैं, सबके कैंप खड़े हो गए। तो जरूरी नहीं, बदायूं में कोई बता रहे हैं अजमेर कैन वेट, मतलब वो होता रहेगा, लेकिन किसी और जगह शुरू कर देंगे उसको जी। तो सर आज के लिए इतना ही। बदायूं शुरू हो गया है, देखिए बदायूं वही कह रहा था, बदायूं शुरू हो गया। मतलब छोटे छोटे कई मुकामों पे। अजमेर तो बहुत बड़ी चीज है, अजमेर तो अयोध्या के स्तर की चीज हो जाएगी। तो अब बदायूं शुरू हो गया, तो बहुत जगहों पे ये करने वाले हैं। तो चलिए, मुझे याद आया कि जब मंदिर आंदोलन चल रहा था 91-92 में, तो उसमें शायद साध्वी रतनभरा एक कविता कहती थी, खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। तो शायद उस टाइप का माहौल फिर से क्रिएट करने को देखने को मिलेगा। बिल्कुल साफ तौर पर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने सही याद दिलाया, यही हो रहा है। और इस पे, और ये चीज कोई संकोच करने वाले लोग नहीं करते हैं, ये तो सब खुल के होगा जी, खुल के होगा। और ये अपनी पीठ ठोकेंगे कि हमने बिल्कुल सही किया। मैं अक्सर कहता हूं, हम लोग जब इनको सांप्रदायिक कहते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमने इनकी आलोचना कर दी, वो तो मनी मन खुश होते हैं कि सही बात है, हम तो ठीक ही कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद सर, दर्शकों का भी धन्यवाद हमें विस्तार से समझाने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।